फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट के इस अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट पे बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों की। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व की। 24 साल सेवा, संकल्प और समर्पण की यात्रा। नरेंद्र मोदी जैसे नेता ने गुजरात से लेकर देश की कमान तक हर क्षेत्र में इतिहास रचा और अब 25वें वर्ष में कदम रखते हुए उनका लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे और जैसा कि कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व कृतित्व से आपको रूबरू कराएंगे एक बार फिर। साथ ही साथ बात होगी रेलवे नेटवर्क में बड़े विस्तार की। 25,000 करोड़ की 4 नई परियोजनाएं देश की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को नई गति देंगी। किस तरह से देंगी आपको विस्तार से दिखाएंगे ये खबर। साथ ही साथ बात होगी पश्चिम बंगाल की सियासत की भी, जहां बीजेपी सांसद पर जानलेवा हमला हुआ और ममता सरकार की चुप्पी और सियासी गर्मी बढ़ गई है। यह खबर आपको जब हम दिखाएंगे उसके साथ ही साथ इस पर विशेष मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। और बात होगी बिहार की सियासत की, जहां चुनावी बिगुल बज चुका है। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधनों में खींचतान तेज हो गई है। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें हम दिखाएंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाएंगे। कृषि और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें भी हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। 4 राज्यों में 24,634 करोड़ रुपए के 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करने वाले ये प्रोजेक्ट्स मौजूदा नेटवर्क में 894 किलोमीटर का करेंगे इजाफा। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बात और जन्मदिन की बधाई दी। दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। द्विपक्षीय एजेंडे की प्रगति पर भी की चर्चा। बिहार में तारीखों के ऐलान के बाद अब सीट बंटवारे पर घमासान। एनडीए और महागठबंधन में बैठकों का दौर जारी। दिल्ली में चिराग पासवान से मिले बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। महागठबंधन में भी नहीं बनी है सीटों के बंटवारे पर बात। बंगाल में बीजेपी सांसद पर हमले पर जारी है सियासी घमासान। बीजेपी का कई जगहों पर प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ममता सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। जॉन क्लार्क, मिशेल दोवेरे और मार्टिनिस को 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटनाइजेशन की खोज के लिए मिला। इन तीनों वैज्ञानिकों को मिलेगा सम्मान। तो सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की। रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने 4 अहम रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में विकास की नई पटरियां बिछ रही हैं। करीब 25,000 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजनाएं न सिर्फ रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेंगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देंगी। देखिए ये रिपोर्ट।
देश में रेलवे नेटवर्क में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे से जुड़ी 4 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कुल 24,643 करोड़ रुपए की लागत से इन 4 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र के वर्धा भुसावल के बीच 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है, जबकि गोंदिया डोगरगढ़ के बीच 84 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन को मंजूरी मिली है। भुसावल वर्धा में 3rd एंड 4th लाइन, अभी 2 लाइन सेक्शन है ये, यहाँ पे 3rd एंड 4th लाइन का आज अप्रूवल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये, हावड़ा मुंबई समझो आप, प्रैक्टिकली भारत के 6 स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला ये कॉरिडोर है। 314 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। 9,197 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। इसके साथ ही गुजरात के बड़ोदरा और एमपी के रतलाम के बीच 259 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर तीसरी और चौथी लाइन को भी मंजूरी दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश में इटारसी भोपाल बीना के बीच 237 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। ये चारों परियोजनाएं महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुल 18 जिलों को कवर करेगी। इन परियोजनाओं के जरिए भारतीय रेल नेटवर्क में 894 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी, जिसे 3 से 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। तेल आयात में 28 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी, जबकि पर्यावरण लाभ 6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। 4th प्रोजेक्ट है इटारसी से भोपाल से होते हुए बीना। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स हैं, इसमें 4th लाइन लगानी है, तो 4th लाइन का ये प्रोजेक्ट है। ये भी काफ़ी लंबा सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये है दिल्ली से चेन्नई वाला सेक्शन, बड़ा प्रोजेक्ट है, 237 किलोमीटर रूट लेंथ है। इस प्रोजेक्ट से भी टूरिज्म कनेक्टिविटी बहुत सारी है। उदयगिरी केव्स है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, पंचमढ़ी है, ये सारी जगह कनेक्ट होती है। मोदी सरकार ने तीसरे टर्म में अभी तक कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जबकि कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ रुपए अलग अलग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मंजूर किए जा चुके हैं। मोदी सरकार के इन फैसलों से देश के विकास को रफ्तार मिल रही है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को उनके 73वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं सभी प्रयासों में सफलता की कामना की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय कार्य योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की और भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ उसको बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी सांसद पर हुए हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर जानबूझकर हमले कराने का आरोप लगाया है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर चुप हैं। दिल्ली से कोलकाता तक बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त आक्रोश है। देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में सांसद लहूलुहान, जारी है सियासी घमासान। ममता सरकार पर उठे सवाल, बीजेपी और टीएमसी में बवाल। पश्चिम बंगाल के नागराकाटा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमले के मामले में अब तक एक भी गिरफ्तारी न होने पर बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बुधवार को यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट में ले जाया जाएगा। वीडियो फुटेज में हमलावरों की साफ पहचान है, फिर भी पुलिस निष्क्रिय है। हालांकि नागराकाटा थाना पुलिस ने इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। घटना के बारे में संज्ञान लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर 3 दिन के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। निर्देश साफ है कि राज्य सरकार जवाब दे कि सांसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई और आखिर यह हमला किसके संरक्षण में हुआ। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बागडोगरा पहुंचे और उन्होंने एमपी एमएलए पर हुए हमले की निंदा की और ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। एमपी को अटैक किया और एमएलए को अटैक किया, इससे
यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने जो माहौल बना कर रखा है इसको दर्शाता है, बहुत दुखद बात है। उसको लेकर के लोकसभा स्पीकर साहब के यहाँ से नोटिस साहब किया है। अब वेस्ट बंगाल सरकार उसको रिपोर्ट पेश करेंगे तो फिर क्या कार्रवाई करना है डिटेल्स जानने के बाद ही बात कर सकते हैं। जानलेवा हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भारी गुस्सा और रोष है। दिल्ली भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घटना का विरोध करते हुए बंग भवन की ओर मार्च निकाला और टीएमसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी आतंक फैलाने के लिए विशेष समुदाय का इस्तेमाल कर रही है और बंगाल में एसआईआर शुरू होने से पहले माहौल को अस्थिर करने के लिए आतंक का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी राज्य की कानून व्यवस्था और तृणमूल कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमलावरों पर कार्रवाई करना तो दूर, ममता बनर्जी ने हमले की निंदा तक नहीं की। इस तरह की घटना की निंदा करना चाहिए थी, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री वो भी निंदा नहीं करी। मतलब साठगांठ स्पष्ट है, पुलिस, पार्टी और जो लोग गुंडागर्दी की है सब मिली जुली है, साठगांठ बराबर है। हमारा कर्मी को मारा जाता है तो ये एटीट्यूड है ममता बनर्जी का। अपने नहीं करेंगे, किसी को करने भी नहीं देंगे। वो सबका मुख्यमंत्री नहीं है, वो सिर्फ टीएमसी का मुख्यमंत्री है और मुसलमान लोगों का मुख्यमंत्री है। 10 करोड़ पश्चिम बंगाल वासी का मुख्यमंत्री नहीं है। कोई सेवा भाव से जाए बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने, आप उसे मारें, हत्या करने की साजिश करें, ऐसे मुख्यमंत्री को लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न तो घटना की निंदा की और न ही किसी की जिम्मेदारी तय की। उन्होंने उल्टा बीजेपी पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं बता सकी कि बाढ़ और बारिश से बेहाल लोगों को राहत सामग्री बांटने और उनका दुख दर्द साझा करने गए लोगों पर कोई बाढ़ पीड़ित कैसे हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में इस हिंसा पर लगातार सियासत भी हो रही है और ये हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही। और आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही है, सांसद पर वार, सियासत में तकरार। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है सांसद पर वार, सियासत में तकरार। सांसद पर वार, सियासत में तकरार, ये हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर हम खास बात करेंगे। हमारे साथ खास राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ किया घोष, बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। किया जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही साथ अनिंद्य सिन्हा रॉय, जो कि टीएमसी के नेता हैं, समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अनिंद्य सिन्हा जी, स्वागत है आपका। प्रकाश चांडिल्य, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अनिंद्य जी, आपके साथ अगर हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें तो किस तरह से आप, जिसको कहना चाहिए कि चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, एमपी एमएलए का चुनाव हो, अब सांसद भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं इसके पहले पीटी जाती हैं, किस तरफ बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल? और ये कहने में गुरेज नहीं है कि देश का एकमात्र ऐसा सूबा है जहां हिंसा के साथ में सियासत जुड़ी हुई है। देखिए निखिल जी, एक बात पहले मैं कह देता हूं, आप लोग पहले बताया कि ममता बनर्जी ने इस घटना के कोई निंदा नहीं किए, ये बात सही है, गलत है। पहला दिन ममता जी ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए था, सबको मिलके, आज जो बाढ़ आया है सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा। लेकिन बात ये है, ये घटना घटाया कौन? ये घटना घटाया आम आदमी। क्यों घटाया? ये इसलिए, इससे साथ टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये घटना कौन घटाया? ये घटना घटाया जनता। क्यों घटाया? जो बीजेपी का विधायक और सांसद का बात आप कर रहे हैं, वो लोकल सांसद और लोकल विधायक भी नहीं है, फिर भी गया, ठीक है। फिर जनता ने क्वेश्चन किया कि आपको महीने कभी दिखाई नहीं देता है, पूरा साल में दिखाई नहीं देता है, अभी आ गया 20 गाड़ी लेके, यहाँ क्या करने आया? फोटो सेशन करने आया? जनता ने पूछा। इससे टीएमसी से क्या मतलब है? चलिए, आपका ये तर्क है, आपका ये तर्क है कि चूंकि वहां पर गए थे। एक बात तो आपने जो कहा कि वो ममता बनर्जी के लिए, दरअसल वो कांग्रेस के नेता है ना,
अधीर रंजन चौधरी, ये उनका बयान है, उनका बयान है, उसको कोट किया। दरअसल उनकी बाइट भी चलाई, अगर आपने सुना होगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक जाने की आप बात कर रहे हैं, तो जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, वो जो उनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, उन पर वो हमला कर रहे हैं, ये आपका तर्क है। और आप कह रहे हैं कि वो इसलिए क्योंकि वो वोट मांगने नहीं गए थे वहां, वो लोगों को मदद करने गए थे, तो इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये कोई पहली बार तो है नहीं, पंचायत चुनाव में हिंसा, विधानसभा चुनाव में हिंसा, महिलाओं के संदेश खाली कोई ज्यादा दिन दूर अभी हुआ नहीं, तो ये कोई पहली बार हिंसा नहीं हुई है। हाँ, आप जो हिंसा का बात कर रहे हैं ना, देखिए फिर भी एनसीआरबी रिपोर्ट में कलकत्ता लगातार 4 बार सेफेस्ट सिटी आया, इस बार भी आपको ये पता होगा। एक दूसरी बात यह है, हम लोग टीएमसी वाले, हम लोग दंगा फसाद नहीं करते बाबा, हम लोग नहीं चाहते ऐसे कुछ हो। ममता बनर्जी ने बोला सभी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा प्रधानमंत्री जी वहां आके वहां टी गार्डन को बोला कि हम ठीक है, आके टी गार्डन, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। आपने कहा कि टीएमसी के लोग, आप लोग दंगा और हिंसा नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। आपने कहा लोगों ने हमला कर दिया, यानी कि पश्चिम बंगाल के लोग जो है वो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, वो हमला कर देते हैं अपने ही नेताओं के ऊपर, अपने सांसदों के ऊपर। ये भी अगर आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाई इसको किस तरह से लोग लेंगे कि आप लोग टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, ये आम जनता है जो हमला कर दे रही है, जो हिंसक है। इस बात पर मैं किया घोष से जवाब चाहूंगा। किया घोष ये कह रहे हैं कि आम जनता हमला कर दे रही है, ये टीएमसी के लोग नहीं है। आम जनता क्या पश्चिम बंगाल की हिंसक है? निखिल जी, पहले बात ये बताना चाहती हूँ कि आम जनता जो हिंसा पे उतर आई है, आप मुझे बताइए घर से निकलते वक्त कौन आम जनता पत्थर का इतना बड़े बड़े पत्थर लेके निकलते हैं, बड़े बड़े लोहे की रॉड लेके निकलते हैं? उनका फिर दिल में क्या मनसा था कि खगेन मुर्मू जी आएंगे या शंकर घोष जी आएंगे जो रिलीफ वर्क्स बांटेंगे, तब उन पे हमला हो जाएगा? ये एक्चुअली प्लान्ड साजिश है। ये साजिश था उन लोगों को जान से मारने की, और ये बोल रहे हैं कि तृणमूल हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। 2018 साल से लेके इस 2025 तक हमारे 260 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने उनका खून कर दिया तृणमूल कांग्रेस ने, और तृणमूल कांग्रेस अब ये बोल रही है, ये तो वही बात हुई ना कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। आप सोच सकते हैं पश्चिम बंगाल में जो जनप्रतिनिधि है खगेन मुर्मू जी, वो गए थे त्राण रिलीफ वर्क्स बांटने। ये क्या मानसिकता हो सकती है कि ये जो रिलीफ वर्क्स ये बांटने का ये करने नहीं दिया जा रहा है? इसका एक ही मकसद है, ये चाहते नहीं है कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है। इसीलिए जो ममता बनर्जी की कोर वोट बैंक है, दुधेल गाई वोट बैंक है, वो उन्हीं को भेज के ये किया गया है। कल जो फोटो आया था, जो ये आया था, जिनका नाम दिखा था, एक भी अरेस्ट अब तक क्यों नहीं हुआ? निखिल जी, ममता बनर्जी वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है पश्चिम बंगाल की, वो पुलिस मंत्री है। आज तक एक भी अरेस्ट की घटना नहीं घटी है, तो इसका मतलब ममता बनर्जी फेलियर है। तो वो वहां पर है क्यों? वो रिजिग्नेशन क्यों नहीं दे देती है? और दूसरी बात, सबसे मतलब आयरनी बोलेंगे या सटायर बोलेंगे मुझे मालूम नहीं, जिन्होंने मारा या जिनके निर्देश से मारा गया है, वो आज देखने जा रही है। शंकर घोष को वो देखा नहीं, उनके जो विधानसभा में उनके जो कोलीग है, हो सके कि वो विरोधी राजनीति करते होंगे, उन तक वो गई नहीं है। ये जो संवेदनशील की बात होता है ना पश्चिम बंगाल में, ये तृणमूल के लिए ये सबसे बड़ी मजाक बन चुका है। पश्चिम बंगाल में जो कोई भी ऑपोजिशन हो, उनका जो बेसिक फंडामेंटल राइट वो एकदम खत्म कर दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विमेन सेफ्टी नहीं है, आम लोगों की सेफ्टी नहीं है। और ये तो पहली बात नहीं है निखिल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2020 से लेके नड्डा जी पर जो आक्रमण हुआ था, अभिषेक बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के अपने भांजा, वहां से लेके शुरू करके हमारे जो अभी यूनियन मिनिस्टर है सुकांतु मजुमदार, लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, हमारे एक्स मिनिस्टर निशित प्रामाणिक, दिलीप घोष, बार बार हर एक के ऊपर ये जो आक्रमण की घटना, जानलेवा आक्रमण, कुछ दिन पहले यही अलीपुर दुआर में, यही कोच बिहार में, यही नॉर्थ बंगाल में
शुभेंदु अधिकारी जी, उनका गाड़ी जैसे तोड़ा गया है, ये भी आप बोलेंगे आम इंसान का काम है? बुलेट प्रूफ गाड़ी का कांच कैसे तोड़ा जाता है? आप हम मतलब आई एम श्योर आप नहीं कोशिश करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, लेकिन आम इंसान कोई तोड़ता है ऐसे? नहीं, इनके पास बिल्कुल हथियार थे और कल भी सेम चीज, लोहे की डंडा लेके कोई आम इंसान अपना जो दुख है वो जताने नहीं जाएगा। और अगर ये सवाल सबसे बड़ा यही सवाल है जो मैंने पूछा भी था जी, यही सवाल है। और यही सवाल मैं प्रकाश जी से पूछना चाहूंगा कि प्रकाश जी, ये किस तरह की सियासत है? हिंसा और सियासत जो है वो एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं पश्चिम बंगाल में, क्या यही है? और ये सवाल तो बार बार पूछा जाएगा कि भाई जो लोग पीड़ित हैं, जो बाढ़ से जूझ रहे हैं, जो बारिश से हलकान हैं, वो लोहे की रॉड लेकर जाएंगे जो उनकी मदद करने के लिए आया हुआ है उस पर हमला करने? निखिल जी, मैंने अनिंद बाबू की बात को भी सुना है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो दो नेता, एक सांसद और एक विधायक हैं, वे उस क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं थे और इसलिए वहां गए क्यों थे? क्या विरोध ये बता दिया जाए कि क्या विरोध की यही वजह थी? हाँ, अभी अनिंद बाबू ने अपने शुरुआत में यह बात कही है। बिल्कुल। तो क्या बंगाल में किसी नेता का कहीं पर जाने पर कोई प्रतिबंध है? और जब कहीं कोई प्राकृतिक प्रकोप होता है तो पश्चिम बंगाल की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं वे जाती हैं, जो जागरूक नागरिक हैं वे जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, राहत बांटते हैं। आरके मिशन है, भारत सेवाश्रम संघ है, ऐसी तमाम संस्थाएं वो जाती है और राहत बांटती है। तो क्या कल उन पर भी हमला किया जाएगा कि वो इस इलाके के लिए नहीं है? और दूसरी बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको हम लोगों ने अब तक एक आर्टिस्ट के रूप में देखा, एक कवि के रूप में देखा, लेखिका के रूप में देखा, तमाम रूप में देखा, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री हैं और बंगाल की पुलिस मंत्री भी है, ये आज तक पता नहीं चला। वे आज दोपहर को अपना फेस सेविंग करने के लिए, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह हमला तृणमूल के लोगों ने किया है और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बात को बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री वहां गई और वहां जाने के बाद में आज यह पहली बार पता चला कि ममता बनर्जी एक डॉक्टर भी है। उन्होंने कहा कि वो खगेन मुर्मू बाबू जो है उनको डायबिटीज है, कान के नीचे चोट लगी। अरे दीदी, चोट सारे लोगों ने देखा है कि उनके आंखों के नीचे लगी है, पूरी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। दीदी पुलिस मंत्री भी हैं, एक व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और न ही दीदी ने वहां जाकर के यह बयान जारी किया है। यह हमला जो है इसकी जांच होनी चाहिए और राज्य सरकार की तरफ से पुलिस मंत्री की हैसियत से उन्हें बयान जारी करना था कि वे एसआईटी का गठन करेंगी या किसी जांच के लिए कोई टीम बनाएंगी या पुलिस को उन्होंने कोई निर्देश दिया है। अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हमला एक बहुत बड़ा, निखिल जी, उद्योग बना हुआ है। जब से ये 14 वर्षों का शासन आया है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। आपने शुरुआत में निखिल जी कहा था कि जब चुनाव आते हैं, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या किसी भी प्रकार के चुनाव हो, मान के चलते हैं कि कई लोग मरेंगे। ऐसी घटनाएं दूसरे प्रदेशों में पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि दूसरे प्रदेशों में यह स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल में ये सारी चीजें आज भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण सत्तारूढ़ पार्टी का मिला हुआ है। जहां तक अनिंद बाबू ने कहा कि वे इस इलाके के प्रतिनिधि नहीं थे, अनिंद बाबू को यह पता होना चाहिए कि शंकर घोष सिर्फ वहां के सिलीगुड़ी के विधायक नहीं है, वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपनी पार्टी के चीफ व्हिप भी हैं, मुख्य सचेतक भी हैं। उस नाते भी कम से कम पूरे बंगाल में वे दौरा कर सकते हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि ही क्यों, कोई भी जागरूक व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक वहां जा सकता है। और जैसा कि आपने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी जाएगा सेवा करने के लिए। ऐसी स्थितियों में लोग जाते ही हैं, वो तो जनप्रतिनिधि थे। बहुत शर्मनाक है ये, बहुत शर्मनाक। सॉरी, अगर आप जाएंगे आपको बहिरागत तो बोल देंगे। तृणमूल कांग्रेस, अगर आप मैं आता हूं, आनंद जी आ रहा हूं आपके पास। अनिंद बाबू, यह खिदिरपुर और मटिया बुर्ज नहीं है कि फिराद हकीम के कहने पर वहां प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पूरे पश्चिम बंगाल में सारे लोगों की आजादी है। सुनिए ना, अरे आप जो बोल रहे थे ना, उन्होंने प्राण लेके राहत लेके गया था। अरे भाई, उन्होंने गया, कोई उसको ये नहीं किया, जनता ने उनसे पूछा। दादा, किस परिमाण में खून गिरा है आपने देखा है? पूरा रुमाल भीग गया, कितने रुमाल भीग गए आपने खून देखा है? कोई हक नहीं है। जनता ने पूछा मनरेगा का 100 दिन ये सवाल ठीक है आनंद जी, यही सवाल दरअसल मैं दो सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। एक तो ये कि जो आप बार बार कह रहे हैं, मुझे लगता है ये कहकर आप पश्चिम बंगाल की जो आम जनता है, शांतिप्रिय, मैं कहूंगा शांतिप्रिय जनता है, आप उनका अपमान कर रहे हैं ये कह के कि कोई नहीं, सुनिए तो, कि अगर कोई बाढ़ पीड़ितों की या किसी तरह के पीड़ित की कोई मदद करने के लिए गया है, कोई भी XYZ, और आप कह रहे हैं कि जनता ने उनके ऊपर हमला कर दिया, ये बात
आम जनता तो हो नहीं सकती जो इस तरह से हमला करे, ये बात सभी। और अगर आप आम जनता को कह रहे हैं तो शायद ये पश्चिम बंगाल के लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो सुन रहे होंगे। एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि इतना सब कुछ गुजर जाने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक तो लोग सोच रहे थे कि एसआईटी गठित हो जाएगी और सघन छापेमारी अभियान चलाएगी पुलिस, कुछ नहीं। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिख के बैठे हुए, 24 घंटे नहीं बल्कि 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। देखिए निखिल जी, मैं बता रहा हूँ, भाजपा का ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जब बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में 100 दिन का जो काम किया, मनरेगा का जो काम किया, उसको पैसा नहीं मिलेगा। भाजपा का ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है कि आवास का पैसा नहीं मिलेगा। आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोग चोरी करते हैं, चोरी का पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई चोरी का पैसा नहीं दिया जाएगा। तृणमूल के छोटे मोटे नेता को उनका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, गरीबों का पैसा गरीब तक पहुंचेगा। आप झूठ बोल रहे हैं और अब बेशर्म की तरह। ठीक है, अब आप आनंद जी सीधे एक बात केवल बता दीजिए, आनंद जी केवल एक बात सीधे बता दीजिए, आप बेशर्म की तरह हंस रहे हैं। आनंद जी केवल एक बात बता दीजिए कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एक ही बंगाली है क्या? आनंद जी ठीक है, किया जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। आनंद जी खाली ये बता दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए, खाली ये बताइए गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? जरूर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जरूर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो गिरफ्तार होगा। ठीक है, आ गया आपका जवाब। किया घोष जी, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, बीजेपी का किस तरह से इस पर रिएक्शन है? गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती है। अगर ममता बनर्जी, बीजेपी का क्या रिएक्शन होगा? गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या आपका क्या कदम है आप लोगों का? ममता, हम लोग तो आंदोलन करेंगे, इससे ज्यादा आंदोलन करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जो कोई भी इसके पीछे हो, जो कोई हमला, सिर्फ हमला नहीं, हमला के पीछे जो कॉन्स्पिरेटर हो, हर किसी का गिरफ्तारी हम लोग चाहते हैं। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होंगे हम लोग रास्ते पे ही रहेंगे। प्रकाश जी किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को कि एक तरफ एक सांसद और विधायक चोटिल है, सांसद बहुत गंभीर है और अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है? निखिल जी, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल, जो किसी समय बहुत पूरे भारतवर्ष में पूरे सम्मान के साथ इस राज्य को देखा जाता था, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जो बंगाल सबसे बड़ा रहा, जहां से कई लोगों को नोबेल प्राइज मिले हो, उस प्रदेश की आज स्थिति यहां पर चली गई है कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रलोभन के कारण नेताओं का मन इतना बढ़ गया है कि वे सांप्रदायिक विद्वेष की बात करेंगे। एनएचआरसी की टीम अगर बंगाल में आके कहीं जांच करती है तो उस पर हमला करेंगे। और यही नहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस के जो रैफ के जवान हैं उन पर भी एक वर्ग विशेष के लोग हमला करते हैं, लाठियां मारते हैं, लात से भगा देते हैं। आपसे बहुत संक्षेप में एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या ये एसआईआर होने से पहले कहीं राज्य में स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं है? संक्षेप में देखिए, ये एसआईआर से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं लगता है। एसआईआर का विषय अलग है, निश्चित रूप से वो अलग उबाल लेगा और लेने की तैयारियां सारे पार्टियों ने कर रखी हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से यहाँ जो हमला हुआ है, ये सांसद पर और एक विधायक पर हमला होना, ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी बीजेपी के एक विधायक की हत्या हुई थी और उसको लटका दिया गया था चुनाव में। बिल्कुल, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। प्रकाश जी ठीक है, प्रकाश जी बस समय आज बस इतना ही है। किया घोष जी, आनंद जी, प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहां पर मैं इस बात को जरूर जोड़ूंगा और जरूर इस बात को कहूंगा कि अगर आम जनता को कहा जा रहा है कि आम लोग लाठी डंडा और लोहे की रॉड लेकर के आ गए हमला करने के लिए, हाथों में पत्थर लेकर निकल आए, तो ये शायद बात गले से नीचे उतरती नहीं है। फिलहाल इस चर्चा से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बिहार का सियासी घमासान। लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो नजर डालेंगे इस खबर पर, बिहार का सियासी घमासान। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब सबसे बड़ी जंग सीट बंटवारे की है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने पत्ते खोलने से पहले रणनीति साधने में जुटे हैं। बैठकों का दौर तेज है लेकिन सहमति अब तक दूर ही दिख रही है। हर दल अपने लिए बड़ा हिस्सा चाह रहा है, यानी चुनावी समर से पहले सियासी रस्साकशी चरम पर है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनाव तारीखें आई, अब सीट बंटवारे पर लड़ाई। बैठकों का दौर है जारी, गठबंधन में कौन किस पर पड़ेगा भारी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तारीखों के ऐलान के बाद अब दोनों गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। बैठकों का दौर जारी है लेकिन न तो सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और न ही विपक्षी महागठबंधन के भीतर हिस्सेदारी का फॉर्मूला पूरी तरह तय हो सका है। बात एनडीए की करें तो वहां भाजपा जदयू के बीच लगभग सहमति बन चुकी है। जानकारों के मुताबिक दोनों दल 100 सीटों से अधिक पर लड़ने को तैयार हैं। बाकी दलों के साथ बातचीत जारी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान से एक बैठक की। इससे पहले प्रधान पटना में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी और सहयोगियों का कहना है कि बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्दी सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार और सत्ता को पाने की ललक में येन केन प्रकारेण गठबंधन करके जनता के सामने जो भ्रम स्थापित करने का प्रयास इंडी गठबंधन द्वारा किया जा रहा है, बिहार की जनता उसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और निश्चित है कि भाई जीतन राम मांझी जी जो हमारे संरक्षक महोदय हैं, उनकी चिंता वाजिब है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारे कार्यकर्ताओं को मिले। वहीं महागठबंधन में स्थिति काफी जटिल है। राजद कांग्रेस के बीच पहले से तनातनी थी, अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने नई पेच डाल दी है। इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। सहनी की जिद न केवल राजद कांग्रेस समीकरण को प्रभावित कर रही है, वहीं कांग्रेस भी 60 सीटों से कम पर समझौता नहीं करना चाहती। सारे दल एक दूसरे पर दबाव बनाए हुए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति तो नहीं ही बनती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम को लेकर के अभी से दावेदारी का दौर जारी है। सहनी जहां डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी जता रहे हैं, वहीं कांग्रेस सीएम चेहरे पर चुप्पी साध रखी है। इस सब के बीच सब अपनी अपनी जीत की दावेदारी जता रहे हैं। बेसब्री से इस समय काल इस पल का मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी और वो पल आ चुका है और 10 तारीख से नामांकन है और हम लोग मजबूती से महागठबंधन के सभी नेतागण साथीगण उतरेंगे। संभावनाओं पर अब विराम लगना चाहिए, कुछ दिन का इंतजार करिए। हम समझते हैं कि जल्दी ही सभी सीटें और सभी पार्टनर हमारे पांचों साथ मिलकर इसकी घोषणा करेंगे। बिहार के चुनावी समर में एनडीए और महागठबंधन दोनों की साख दांव पर है और सहयोगियों के साथ मिलकर सीट जीतने का प्रयास है, लेकिन उससे पहले सीटों के फाइनल बंटवारे का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि अंतिम सूची जिसमें 3,66,000 मतदाताओं को हटाया गया है, उन्हें हटाने की कोई वजह
नहीं दी गई है। वजह न बताए जाने के कारण लोग अपील नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत भूषण की इस दलील पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को लिस्ट सौंपी गई थी, लेकिन कोई व्यक्ति खुद चुनाव आयोग के पास नहीं आ रहा है। दिल्ली में बैठे एनजीओ शोर कर रहे हैं। इन लोगों ने अभी तक फाइनल लिस्ट को चुनौती देते हुए आवेदन भी नहीं दाखिल किया है। पुरानी याचिका पर ही बहस कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को बाहर रखे गए मतदाताओं के बारे में उपलब्ध सभी जानकारियां गुरुवार 9 अक्टूबर तक देने के निर्देश दिए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी सेवा समर्पण के 24 साल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तुक्कल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भैया अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। कोई आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और इससे पहले हमने जब ब्रेक पर जाने से पहले जो खबरें हमने आपको दिखाई थी, अगर हम उनकी बात करें तो कैबिनेट के अहम फैसलों की हमने जानकारी दी आपको। उसके साथ ही साथ बंगाल में सियासी घमासान की भी बात हुई और उसके बाद बात की तारीखों के बाद सीट बंटवारे पर घमासान की भी बात हुई बिहार चुनावों को लेकर के। तो इन खबरों को हमने आपको विस्तार से दिखाया है। अब बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व कृतित्व की और किस तरह से पिछले 24 वर्षों से सेवा, संकल्प और समर्पण की एक निरंतर यात्रा जारी है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार जननायक नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ गुजरात को बदला बल्कि पूरे भारत की सोच, छवि और भविष्य को नई दिशा दी। भूकंप से लेकर विकास मॉडल तक, राम मंदिर से लेकर जन धन योजना तक हर कदम में उनकी दूरदर्शिता और साहस साफ दिखाई दिया। 3 बार देश की कमान संभालना और सामाजिक बदलाव के ऐतिहासिक फैसले लेना ये सिर्फ उपलब्धियां नहीं बल्कि कुशल नेतृत्व की मिसाल भी है। आज ये यात्रा 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का उनका दृढ़ संकल्प लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। एक नेता जिसने न सिर्फ भारत को बदला बल्कि भारत की सोच, भारत की छवि और भारत का भविष्य ही बदल दिया। ये कहानी है अजय योद्धा नरेंद्र मोदी की 7 अक्टूबर 2001। नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 13 साल तक गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाकर 2014 में देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और फिर इतिहास गढ़ा गया। तब से आज यानी 7 अक्टूबर 2025 यानी सेवा और समर्पण के 24 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य और केंद्र की सत्ता के शीर्ष पर अपने 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। करीब 12.5 साल तक गुजरात को देश का विकास मॉडल बनाने के बाद पिछले 11.5 साल से वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश को नई दिशा दे रहे हैं। इस उपलब्धि को याद करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 2001 में आज ही के दिन मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज मैंने सरकार के मुखिया के रूप में ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की सेवा करने के अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सिद्धि मुझे भारत की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार
हेड ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से शपथ ली थी और उसके 24 वर्ष पूरे हुए हैं। 24 इयर्स एज हेड ऑफ अ गवर्नमेंट, पहले प्रदेश की सेवा और अब राष्ट्र की सेवा, जो एक लंबा अनुभव है, उस अनुभव का देश को लाभ मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित 24 वर्ष को याद करते हुए लिखा, इन 24 वर्षों में चाहे गुजरात के किसानों, महिलाओं, उद्योग और शिक्षा का कायाकल्प करना हो या फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश की सुरक्षा, गरीबों के कल्याण और पिछड़े, दलित व जनजातीय समुदाय सहित सभी वर्गों का उत्थान करना हो, मोदी जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब विजन राष्ट्र प्रथम हो और मिशन विकसित भारत, तब एक नेतृत्व कैसे करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक शांति स्थायी नेता के रूप में मोदी जी का सम्मान करती है। एक कर्मठ नेता, एक समर्पित नेता, एक प्रामाणिक जनसेवक नेता। तो इस सर्वव्यापी विकास के लिए मोदी जी की जो 24 साल की यात्रा है, उनका बहुत अभिनंदन। 2001 से शुरू हुई सेवा, संकल्प और समर्पण की यात्रा अभी भी अनवरत जारी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने भुज की भूकंप जैसी आपदा का जहां दृढ़ता से सामना किया, वहीं वाइब्रेंट गुजरात ने इसे विकास के पहले पायदान पर ला खड़ा किया और देखते ही देखते यह मॉडल देश ही नहीं बल्कि विदेशों का भी मॉडल बन गया। इसका असर 2014 के आम चुनाव में भी हुआ और 26 मई की वो तारीख भी आ गई जब 125 करोड़ देशवासियों ने अपनी आकांक्षाओं का भार नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कंधे पर सौंप दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले साहसी के साथ साथ ऐतिहासिक भी रहे हैं। चाहे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या फिर 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना हो, हर कदम में दिखाई दिया मजबूत नेतृत्व। देशवासियों को अपना परिवार मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के रूप में देश में सबसे ज्यादा ध्यान समाज में हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान पर दिया। सेवा और समर्पण की ये यात्रा अब 25वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आपके बच्चों के कफ सिरप में जहर है। आप देखिए आगे, क्या आपके बच्चों के कफ सिरप में कहीं जहर तो नहीं है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और क्या करते महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। तुक्कल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भाई अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं, कोई आग लग जावे, चोरी हो जाए
तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से रूबरू करा दें। इस वक्त ये खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ा बस हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक बड़ा बस हादसा हुआ है और ये बिलासपुर के झंडूता के पास बस पहाड़ से नीचे गिरी है। पूरा पहाड़ दरअसल बस पर गिर गया है। भूस्खलन का मामला है। 15 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है इसमें। तो ये बड़ी खबर है। लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ा बस हादसा हुआ है। झंडूता के पास पूरा पहाड़ बस पर गिर गया। ये भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन में ये बस फंस गई। 15 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। इसमें मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। कई जेसीबी मशीनों की मदद से राहत कार्य चलाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से यह खबर आई है। 3 लोगों को अब तक बचा लिया गया है, लेकिन 15 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ा बस हादसा हुआ है। झंडूता के पास पूरा का पूरा पहाड़ बस पर गिर गया है। भूस्खलन का ये मामला है। बिलासपुर के झंडूता के पास पहाड़ बस पर गिर गई और ये बस उस मलबे में फंस गई दरअसल, और उसमें 15 लोगों के मौत की पुष्टि अब तक प्रशासन ने की है। और लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कई जेसीबी मशीनों की मदद से राहत कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ धर्म प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। क्या अपडेट हमको देंगे? 15 से ज़्यादा मौतों की खबर, बहुत जिसको कहते हैं कि ये दुखद भी है और मौसम की मार भी है। जाहिर तौर पर दुखद खबर है और मौसम की मार, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जो है प्रदेश के पूरे 12 के 12 जिलों में चल रही है। आज शाम करीब 6:30 बजे का ये मामला है जब ये घटना हुई थी। बिलासपुर जिले में झंडूता सब डिवीजन है, वहां पर शाहतलाई जो थाना क्षेत्र है उसके बरठी इलाके में ये हादसा हुआ है। अब बल्लू पुल के पास पूरा का पूरा पहाड़ जो है ये चलती बस पर आ गिरा था, जिसकी वजह से जो बस है वो मलबे में दब गई थी और इस कदर दब गई थी कि करीब 3 घंटों बाद भी बस को निकालने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। 2 से 3 लोगों को जो है वो बरामद किया गया है, सकुशल जो बरामद किया गया है। इसके अलावा 15 लोगों के जो शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। जो उपायुक्त बिलासपुर है अशोक कुमार, उन्होंने इसकी पुष्टि की है और इसके बावजूद भी जो अभी भी आशंका ये है कि कुछ और शव भी इसमें दबे हो सकते हैं। राहत बचाव कार्य के लिए कई जेसीबी मशीनें यहां पर लगाई गई है। मौसम हालांकि साथ नहीं दे रहा है। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है बिलासपुर के पूरे इलाके में और इसमें जो राहत बचाव कार्य है उसमें बाधा भी मौसम बनता नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोगों को बचाने की कोशिशें हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और अभी के जो हालात यहाँ के हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में भी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रहने वाला है। और लोगों को जो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ लोग और भी इसमें जो बचे हो सकते हैं, जिन्हें सकुशल बरामद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन 15 लोगों के जो शव है वो अब तक बरामद कर लिए गए हैं और भगवान ना करे लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राहत और बचाव कार्य आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। कफ सिरप से मासूमों की मौत का मामला गुजरात तक पहुंच गया है। सरकार की सख्ती के बाद कई राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जबकि दोषी फार्मा कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर कड़ा संदेश दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को दवा निर्माण में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं।
कफ सिरप से होने वाली नौनिहालों की मौत के बाद जहां एक ओर पीड़ितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। तमाम राज्यों में दवा की दुकानों पर छापेमारी हो रही है, तो दवा बनाने वाली कंपनी भी जांच में जुट गई है। जहरीले कफ सिरप ने अब तक 16 मासूमों की जान ले ली है। इस जानलेवा सिरप के तार अब मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात तक जुड़ गए हैं। जांच में सामने आया है कि कोल्ड्रिफ सिरप के अलावा 2 और प्रतिबंधित सिरप रीलाइफ और रेस्पी फ्रेश TR बनाने वाली कंपनियां गुजरात के अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर की हैं। दिल्ली से जांच टीम गुजरात पहुंच चुकी है और इन कंपनियों से कच्चे माल की सप्लाई और प्रोडक्शन की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के निर्देश पर अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर की दोनों फार्मा कंपनियों को तत्काल सील कर दिया गया है और उनके द्वारा बेची गई दवा को बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश से हमें 2 कंपनियों का नाम भी भेजा गया। वो 2 कंपनियां हमारे गुजरात में थी और यहाँ से दवा बना के वो सप्लाई करती थी। वो दोनों कंपनी को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में सामने आए मामले के बाद अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों ने इस सिरप की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 ड्रग इंस्पेक्टर और 1 डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। राज्य सरकार ने दोषियों को सख्त सजा का भरोसा दिया है। हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। हमारी सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है और इस नाते से हम संवेदनशीलता के साथ शासन चलाते हैं और हमारा कोई भी सरकारी अमला जहां कहीं भी लापरवाही करेगा हमारी कठोर कार्रवाई होगी। यही नहीं, जांच में 2 और कफ सिरप रीलाइफ और रेस्पी फ्रेश TR में भी खतरनाक केमिकल DEG की मात्रा ज्यादा पाई गई है, जिसके बाद इन दोनों सिरप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल के दवा बाजार में आज औषधि प्रशासन ने छापा मारकर इन प्रतिबंधित सिरप की 80 से ज्यादा बोतलें जब्त की। जहाँ जहाँ से हमको लीड मिलती है और उस जगह हम जाते हैं और खासकर हमारा टारगेट है वो जो 3 कंपनियां हैं जिनका माल सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुआ है, तो उनकी हमको मेन रूप से सैंपलिंग करनी है। उनको यदि फ्रीज कर सकते हैं उनको फ्रीज कर रहे हैं माल वो। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे खबरें चलती चलती। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। तुक्कल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भाई अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। कोई आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल। MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम फिक्की फ्रेम्स में द कनेक्टिविटी कैटलिस्ट सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था नए दौर के नेटवर्क्स का मीडिया और मनोरंजन यानी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्षेत्र पर प्रभाव। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में भारत में कंटेंट देखने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। सत्र के बाद गौरव द्विवेदी ने दूरदर्शन से बातचीत कर मीडिया जगत में हो रहे बदलावों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि चाहे स्ट्रीमिंग हो या फिर ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट को लेकर दर्शक जो दिशा चुनेंगे, मीडिया इंडस्ट्री उसी राह पर चलेगी। स्ट्रीमिंग का जो पूरा आइडिया है कि कंटेंट आप किसी भी समय किसी भी क्रम में अपनी पसंद से अपनी पसंद का कंटेंट उस समय पर देख सकते हैं, जहां आप चाहें वहीं पर चाहे अपनी पसंद की डिवाइस पे देख सकते हैं।
कुछ तरह का कंटेंट ऐसा है जो कि अपॉइंटमेंट व्यूइंग के लिए बेहतर सूटेड है, कुछ दूसरे तरह का कंटेंट ऐसा है जो स्ट्रीमिंग के लिए बेहतर सूटेड है। हमारा जो पूरा नेटवर्क है वो ब्रॉडकास्टिंग पर ही आधारित था। रेडियो तो पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, दूरदर्शन हमारा सैटेलाइट नेटवर्क अधिकांश रह गया, और सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से हम दोनों चीज़ों को और प्लस ऐप्स के माध्यम से हमने इस कंटेंट को ऑडियंसेस तक ले जाना शुरू किया। अब आगे जाकर के फिर ऑडियंसेस क्या कहती हैं उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को बदलते रहेंगे। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाएंगे देश दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वभौमिक भाईचारा और शांति हमारी आस्था के मूल मंत्र रहे हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। सभापति के रूप में राजनीतिक दलों के साथ उनकी ये पहली बैठक थी, जिसमें करीब 29 राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में सदन की कार्रवाई को बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से चलाने और निर्धारित विषयों पर अधिकतम चर्चा सुनिश्चित करने के लिए नेताओं के सुझाव लिए गए। विज्ञान भवन में रक्षा नवाचार संवाद आईडेक्स स्टार्टअप्स के साथ संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रस्ट एंड सेफ्टी इंडिया फेस्टिवल 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर कहा कि एआई भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ एवं भूस्खलन से प्रभावित किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं अग्रिम किस्त जारी की। उन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस्त जारी की। इसमें लगभग 8,55,000 किसानों के खाते में सीधे करीब 171 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरदार पटेल भवन में DARPG कार्यालय में विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 के तहत चलाए जा रहे प्रयासों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई तकनीकों का प्रयोग कर पुराने पड़े सामानों को रिसाइकिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश ATS ने पूर्व में गिरफ्तार 5 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद ATS NIA कोर्ट लखनऊ ने सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया। सभी आतंकवादी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़कर शरीयत कानून लागू करने और मुजाहिद आर्मी बनाने की साजिश रच रहे थे। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ पर CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा। करूर में पिछले महीने विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड इतिहास बनने जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मदरसों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक समान कानून लागू होगा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी